पार्टी है पश्चिम बंगाल में, इसमें तो सारे बाहरी लोग हैं। जो लोग इलेक्शन में हारे हुए जीते हुए जो टिकट मिला है, जो 100 मतलब 100 में से 95% तो बाहर के लोग हैं। आप तृणमूल की बात छोड़ दीजिए, कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए, आरएसपी या फ्रॉड ब्लॉक की कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए। बीजेपी क्या सुधारेगा? बीजेपी के पार्टी के अंदर जितना भी आदमी है सारे बाहर के लोग हैं। क्या वही बीजेपी आपके बोलने पर वो लोग आपका बात मानेगा, समझेगा बात? और जो लोग खुद बोल रहे हैं कि ये तो वोट लेने के लिए एक जुमला था, ऐसा आदमी हमारी बात सुनेगा, समझेगा। प्लानिंग ये था कि जरूरत पड़े तो पार्टी की पैसों से राजवंशियों को दारू पिलाओ, जरूरत पड़े उनका बेटी के साथ लव मैरिज करो, जरूरत पड़े तो उनका लड़का के साथ लव मैरिज करो। अगर इसमें भी काम नहीं बनता है तो पार्टी का जो है हरमात बाहिनी है उसके ऊपर चढ़ाई करा दो। तो इनका अगर खून गंदा होगा तो क्षत्रियों वाला पावर भी इनके पास नहीं रहेगा, क्षत्रियों वाला पावर। ये थी असली साजिश जी। इनको जो है गांजा पिलाओ, दारू पिलाओ, इनका बहू बेटी का खून गंदा करो, इनका लड़का का खून गंदा करो, इनका वंश में क्षत्रिय तेज का खत्म कर दो। जो आदमी प्रकृति को इस्तेमाल करना जानता हो उस आदमी से पंगा लेना चाहता है ये भारत सरकार। हम तो सीधा तरीके से बोल रहे हैं, हमने बोला ना, अगर इस धरती में हमें रहने का अगर लायक पोजीशन नहीं छोड़ा गया तो हम इस धरती में इस चीटी को भी नहीं रखेंगे। मिताई जी, अभी कैसे देख रहे हैं ये जो घुसपैठ है आपके यहां? इसी से ही शुरू करते हैं हम। देखिए सर, सबसे पहले तो जो हमारी दर्शक है, जो हम लोगों को देख रहे हैं, और राणा साहब, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से एक बार नमस्कार। अभी घुसपैठी के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, चारों तरफ से जो बात सुनाई दे रहा है कि घुसपैठियों को रोकना है, घुसपैठियों को रोकना है। जैसे यहाँ पे बॉर्डर में जो फेंसिंग वगैरह लगाया, वो हर एक जगह पे फेंसिंग वगैरह लगाना इतना संभव नहीं है। रात को अगर 12-2 बजे कोई लोग उस पार से नदी की सहारा लेके, जैसे नदी की कोई भी जैसे जंगल वगैरह लगे उसका सहारा लेके आएगा, तो बीएसएफ वाला इतना भी तो नहीं तो नाइट विजन लेके 24 घंटा रहेगा। और आजकल तो घुसपैठिया चल रहा है थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन ये घुसपैठिया कभी भी बंद नहीं हुआ था, ये लगातार ये सिलसिला चल ही रहा था। और सबसे बड़ी दुख की जो बात है, घुसपैठिया यहाँ पे जो आ रहा है वहां पे इंडिकेट करने वाला कोई है नहीं, क्योंकि यहाँ की जो लोग है, जो यहाँ की जो नेटिव लोग है, ये लोग ज्यादातर पर गांव देहात में रहते हैं। तो ये लोग अगर कंप्लेंट करेगा भी तो किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा कंप्लेंट करने के लिए? मैं हकीकत में आज अभी 1 महीने के अंदर की एक बात बता देता हूं। हमारी कुचबिहार में एक सेंट्रल आईजी है, उनका पोस्टिंग हुआ क्या नहीं मालूम नहीं है मुझे, 1-1.5 महीना पहले की बात है। उनका पास हमारी तरफ से कंप्लेन गया है कि घुसपैठिया ऐसे ऐसे आ रहा है, तो आप लोग कुछ एक्शन लीजिए। तो उन्होंने सीधा बता दिया कि भाई हम तो प्रयास कर रहे हैं, इससे ज्यादा भी अगर आप लोगों को एक्शन चाहिए तो आप लोग सीधा होम मिनिस्टर को कंप्लेन कर दीजिए। जो हमें आज की दिन में शायद वो अभी मतलब 1.5 महीना पहले जो था आईबी, सेंट्रल आईबी,
उन्होंने ऐसे बता दिया कि भाई हमें जितना करने का होगा हम कर रहे हैं, और आपको और ज्यादा कुछ एक्शन चाहिए तो होम मिनिस्टर के पास आप जो है कंप्लेन कर दीजिए। फिर जो है हमारी यहाँ की एक पुलिस अफसर के पास कंप्लेन किया है, तो उन्होंने बोला है आपका क्या सर दर्द है, तो देश का मालिक क्या आप हो क्या, खाली आपको ही सर दर्द है और तो किसी का सर दर्द नहीं है, इसलिए आप अपना जाके काम करो। एक पुलिस का ऑफिसर अगर ऐसे बोलेगा तो इनकी कहानी ये आज की बात नहीं है, वो शुरू से चल के आ रहा है। तो किसको बोले किसको कंप्लेन दे, हमारे यहाँ की लोग ये सारे बात बोलना ही छोड़ दिया भाई, ये तो खाली जो है ऊपर वाला की और माता कामाख्या की और शिव चंद्र की भरोसा पे जी रहे हैं हम लोग। ना हमें इस देश की प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई भरोसा है, ना होम मिनिस्टर के ऊपर कोई भरोसा है, ना डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर कोई भरोसा है, ना किसी भी चीफ मिनिस्टर के ऊपर कोई भरोसा है। और बाकी रहा भरोसा की बात, अरे ये लोग तो हमें बर्बाद करने पर तुला हुआ है, तो इन लोगों को हम क्या चीज से विश्वास करेंगे और भरोसा करेंगे। इनका तो इंटेंशन कुछ दूसरा है। तो ये घुसपैठिया बंद होगा कभी, ये घुसपैठिया कभी भी बंद नहीं होगा, क्योंकि सारे मिले हुए हैं इसमें। मैं जो बात कल दोहराया था उसी बात को दोबारा मैं दोहरा रहा हूं। आज भी कोई सत्ता में है, काल भी कोई सत्ता में था, आज जो सत्ता में है उन्हीं में से कुछ मिनिस्टर या कुछ नेता लोगों की ये सोच है चिकन ने देश का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बांग्लादेश से जो हिंदू आ रहा है उसको यहाँ पे आने दिया जाए, ताकि यहाँ पे हिंदू की संख्या बहुत ज्यादा हो, ताकि बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना कोई यहाँ पे गड़बड़ी ना कर सके। लेकिन यहाँ पे हिंदू से अगर भर जाएगा 1,40,00,000 हिंदू अगर एक्स्ट्रा आ जाएगा तो यहाँ पे हमारी परसेंटेज क्या रहेगा, हमारी कल्चर ट्रेडिशन, हमारी संस्कृति धरोहर का क्या होगा। और कुछ लोग जो चिकन नेक को तोड़ने की चक्कर में ये सोच रहा है, जो बांग्लादेश सपोर्ट वाले हैं, पाकिस्तान सपोर्ट वाले हैं, उनका ये सोच है भाई बांग्लादेश से ये कहीं से भी यहाँ पे रोहिंग्या मुसलमानों को भर दो, हिंदू से ज्यादा हो जाए, ताकि किसी एक टाइम चिकन नेक को काटने में हमें आसान रहेगा। तो कोई मुस्लिम वोटर को यहाँ पे जगह बना के दे रहा है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब कुछ करके दे रहा है, और कोई जो हिंदू वोटर को बढ़ाने की चक्कर में उनको जगह दे रहा है। और जहां तक 2-4 कंप्लेन, मतलब जांच खाली देश के जनता को दिखाने के लिए एक आधा कुछ पकड़ लेते हैं, और पकड़ने वाला लोग वो लोग कौन है मालूम है? बांग्लादेश साइड में, रंगपुर, गाईबांधा साइड में, मतलब कुचबिहार का जो हिस्सा जो जवाहरलाल नेहरू ने रक्षा नहीं किया था, उस एरिया से कुछ लोग अगर आते हैं जो सिंह टाइटल है, राय है या बर्मन है, उनको पकड़ने का बाद उनको जो है वो मतलब ये औलाद में डाल देते हैं। लेकिन जो अनलिमिटेड के हिसाब से जो बांग्लादेशी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, रोहिंग्या लोग आ रहे हैं, उनका 1% भी नहीं है, मतलब हजारों में एक आदमी, मतलब 0.01% जो है गवर्नमेंट शो कराते हैं। देखिए गवर्नमेंट का जो आईबी सेक्शन का लोग हो या फिर गवर्नमेंट का इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो लोग हो, हर एक देश में मौजूद रहता है क्या नहीं सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह मौजूद रहता है, सब कुछ इंफॉर्मेशन होती है। हाँ, तो बांग्लादेश में जो हिंदू वहां पे जो प्रॉब्लम में है, तो उनका पास हमारी देश की जो इंटेलिजेंस है वो लोग पहुंचा क्या नहीं,
इंफॉर्मेशन उनके पास कुछ गया क्या नहीं, उनका साथ कुछ बातचीत होता है क्या नहीं होता है, जरूर होता होगा। बिल्कुल। अगर यही बात सत्ता में कुछ मिनिस्टरों की जो सोच है कि भाई यहाँ पे हिंदू की संख्या बढ़ाओ, तो उन लोगों को जाके ये बोलेगा भाई तुम्हें अगर जाना है तो तुम्हें कहां जाना है, चिकन नेक में जाके भीड़ करो। और रोहिंग्या वालों को बांग्लादेश में ये समझाया गया है तुम्हें अगर जाना है तो तुम कहां जाओगे भाई? बोले बोलिए सर कहां जाना है? बोले तुम्हें जाना है चिकन नेक। तो कहां से आप रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों को रोकोगे, कहां से आप हिंदू को रोकोगे? और ये दोनों मतलब दोनों साइड की जो लोग आ रहे हैं, दोनों सोच की जो लोग आ रहे हैं, इसमें इंडिया गवर्नमेंट का किसी ना किसी विंग्स का इसमें हाथ है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इसमें मिला हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और बिल्कुल हाँ, हिंदू लोग आने से ज्यादा फायदा है गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा फायदा है। रोहिंग्या और मुस्लिम आने से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा फायदा है। इसलिए ज्यादा फायदा है कि हमारी जो एग्रीमेंट हुआ था 1947 के 9 अगस्त को जो एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट को लेके डिमांड करने वाला कोई रहे ही ना। अगर यहाँ की भूमिपुत्रों यहाँ की जो है नेटिव जो लोग है, यही लोगों की परसेंटेज अगर 10% या फिर 12% में आ जाएगा तो उनको तो ऐसे ही पॉलिटिकल प्रेशर में दबा के रखेंगे, तो उनको आवाज उठाने का कभी मौका भी नहीं मिलेगा और एग्रीमेंट भी ऐसे खत्म हो जाएगा। जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है वो भी दब जाएगा, क्योंकि इस एग्रीमेंट को दबाने का कई बार प्रयास भी किया है। कुछ बिहार का रिकॉर्ड रूम को भी जला दिया गया है इससे पहले, जब पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर राय था इंदिरा गांधी की पीरियड में। यहाँ के कुचबिहार का जो महाराजा का जो रिकॉर्ड रूम था उसको भी जला दिया गया है, प्री प्लानिंग करके, किसी का ऊपर केस भी ना लगे, इसीलिए 12 साल 13 साल के स्टूडेंट से ये काम को करवाया गया और पीछे से पार्टी की सपोर्ट से पेट्रोल सप्लाई कर दिया गया है। देखिए तो ये कोई नया करके नहीं है। हम बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? सारे बोल रहे भाई हम देश के लिए सोच रहे, सारे बोल रहे देश के लिए सोच रहे। किसी का बेटा देखो भिखारी से करोड़ों की मालिक हो रहा है, मिनिस्टर बन के बैठा है, और ऐसा भी मिनिस्टर है कि बोलते हैं भाई हमने जो वादा किया था वो तो एक जुमला था, लेकिन हम तो भाई जबान दिया तो गर्दन दिया। इस रिवाज से जीने वाले आदमी है, लेकिन सत्ता चलाने वाले जो बैठा हुआ है वो सोचते हैं कुछ, जबान देते हैं कुछ, करते हैं कुछ। आप जरा सोचिए। तो फिर यही लोग बोलते हैं भाई वो तो वोट लेने का एक तो जुमला था। अब ऐसा आदमी देश की सत्ता में अगर बैठा है तो उनको तो भाई कुर्सी की लालच है, ये तो क्लियर है। तो वो लोग भरा हमारी प्रॉब्लम को क्या समझेगा, उल्टा हमें दबाने का प्रयास चल रहा है, हम कैसे बर्बाद हो। यहाँ पे हमारी जैसा और 10-20 संगठन खड़ा करके ताकि हम लोग बिखर जाए आपस में, हमारी यूनिटी ना बने, ऐसा भी प्रयास यहाँ पे चला रहा है, उल्टा पैसा देके, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो और चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गवर्नमेंट का जो मूल जो कुर्सी है इनकी दिमाग में ये सोचे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन नीचे लेवल में ऐसा किया गया है। अभी आप बताइए सर, जबकि हमें बर्बाद करने के लिए टॉप टू बॉटम, ए टू जेड, ऊपर से नीच तक, नीचे खाई चाय पिलाने वाला जो पियोन होता है या दफ्तरी होता है उसका सर्विस, पुलिस की कांस्टेबल की सर्विस, बीएसएफ आर्मी की कांस्टेबल की सर्विस, इसके अलावा हमारे यहाँ पे कुछ लड़का को मिलता ही नहीं था। आजकल फिर भी ज्वाइंट एंट्रेंस की
जो एग्जाम शुरू हुआ है उसके बाद 2-4 लड़का जो है सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ की लड़का को जो पढ़ाई में इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है। अभी हमारे यहाँ की लड़का की दिमाग में यही है, भाई हम अगर बाहर जाएंगे तो कम से कम सिग्नेचर करने का तो जरूरत पड़ेगा, कम से कम मैट्रिक पास कर लो, हाई सेकेंडरी पास कर लो, उसके बाद पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। ना तो हमें नौकरी मिलेगा और ना ही तो कहीं सब्सिडी वाला हमें कोई लोन मिलेगा। सब्सिडी वाला लोन हमें यही देने के लिए बैंक मैनेजर या लोकल प्रपोजल या अंचल से प्रपोजल आएगा, सरपंच से प्रपोजल आएगा कि आप मुर्गी की लोन ले लो, जबकि हमारे लोग मुर्गी पालेंगे नहीं। बातों की लोन ले लो, गाय का लोन ले लो, तो गाय का लोन लेके, बातों की लोन लेके, मुर्गी का लोन लेके दुनिया चांद में पहुंच रहा है। और हमारी आदमी 75 साल पहले दुनिया हमें सलाम ठोकता था, वो आदमी आजकल बातों की लोन लेगा। जो ब्रिटेन पूरी दुनिया में राज किया वो ब्रिटेन हमें सलामी ठोकता था। 37 तोपों की सलामी दिया, हमें 31 तोपों की सलामी दिया। हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमारी कल्चर ट्रेडिशन देख के देवता की मर्यादा हमें दिया है। और वही लोग आजकल हम लोग बातों पालने पर उठा हुआ है, मुर्गी पालने पर तुला हुआ है। और ये बात अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, अगर आपका कोई वीडियो लिंक उनका पास है तो उनको बोलिए कि कितना राजवंशी यहाँ पर, कितना यहाँ पे जो है नेटिव जो मुसलमान लोग है, 10-20 लाख 50 का जो सब्सिडी लोन उनको मिला है, वो लोग कितना परसेंटेज नौकरी कर रहा है। ये लोग कहां कहां डीएमएसपी है, कहां कहां बड़े बड़े अफसर है। और आज भी वेस्ट बंगाल की नौकरी में भाईबा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। जॉब की आप कितनी भी एग्जाम दो, कितनी भी, हम नाम लेके बोलना नहीं चाह रहे, अभी अभी हमारे कुचबिहार का दिनहाटा एक सब डिवीजन है, वहां पे एक वकील 3 बार एग्जाम देने के बाद जांच का एग्जाम दिया है, लेकिन उसको भाईबा में आउट कर दिया जाता है। आपको क्यों लग रहा है सर ऐसा कि एजुकेशन में आपके साथ नाइंसाफी हो रही है? क्या स्कूल में नाइंसाफी होती है या किस तरह से होती है? एक टाइम ऐसा था कि स्कूल में भी नाइंसाफी होता था। आजकल भी हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। मैं तो आजकल स्कूल नहीं जा रहा हूं और ना मेरा घर में फिलहाल कोई पढ़ाई पढ़ रहे। हाँ, लेकिन सर्विस में जहां तक स्टेट लेवल की सर्विस है, भाईबा में तो अभी भी ऐसे ही कर रहे हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में भाईबा को हटा दिया, तब से हमारी कुछ लड़का लोगों को जो है थोड़ा सा उम्मीद जगा है भाई कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट कम से कम भाईबा तो नहीं है, जो एग्जाम होता है उसका रिजल्ट से जो नौकरी मिलेगा, जो भाई पास करेगा उसको होगा। जहां तक भाईबा है, मेरे ख्याल से किसी भी स्टेट में भाईबा का जो मतलब एग्जाम का जो सिस्टम है उसको हटा देना चाहिए, तुरंत हटा देना चाहिए। नहीं तो असम में जो आसामी लोग हुए वो लोग ऑटोमेटिकली A to Z गवर्नमेंट प्रोसेसिंग में सिस्टम में आ चुका है। वही लोग अगर कहीं इंटरव्यू लेगा तो वहां पे जब हमारी जो नेटिव लोग हैं, वहां पे जो हमारी लोग हैं, उधर भी तो हमारी लोग है ना, उधर भी तो भरे हैं हमारी लोग, तो वो लोग इंटरव्यू में देने जाएगा, इंटरव्यू पास भी करा लेगा तो भाईबा में उसको फेल कर देगा। और ये जो है ना जहर जो है ना, ये जहर रास्ते नहीं, आपके साथ ऐसा हो रहा है। क्यों लगता है ऐसा आपके साथ कि ये होता है आपके साथ? क्या वजह है कि वो ऐसा कर रहे हैं आपके साथ? हमारे साथ क्यों ऐसा होता है, इसका कहानी तो सर फिर तो जाना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। बिल्कुल बताइए, आप बताइए, प्रॉपर बताइए, देखिए पूरी साजिश को बताइए। हाँ, मैं शॉर्टकट आपको बता देता हूं। हमारी हिस्ट्री भले इंडिया गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई ना पढ़ाए, लेकिन हिस्ट्री तो आखिर हिस्ट्री होता है। जवाहरलाल नेहरू कितनी भी प्रयास करे, भाई जवाहरलाल नेहरू का जो बोर्ड था, हिस्ट्री लिखने वालों को गाइडलाइन देता था, भाई ऐसा लिखो तो तुम्हारी हिस्ट्री का जो है गवर्नमेंट जो है अनुमोदन मिल जाएगा, स्वीकृति मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वास्तव में हिस्ट्री क्या है, देश की जनता को कुछ मालूम ही नहीं है। आजादी का हिस्ट्री के बारे में देश की किसी भी स्टूडेंट को कुछ मालूम नहीं है।
सच्चाई है, तो फिर सच्चाई है। सुनिए, मैं एकदम शॉर्टकट बोलूंगा। आप टैलेंट आदमी हो, देश की बहुत सारे टैलेंट आदमी ये बात समझ जाएगा, शायद हर एक आदमी ना समझे, लेकिन पूरा बात बोलूंगा तो बहुत सारा टाइम लगेगा। इसीलिए हम जाएंगे। बताइए सर, बताइए, पूरी प्रॉपर्ली बताइए। सिपाही विद्रोह वाला कहानी हम आपको बता देते हैं। जो सिपाही विद्रोह हुआ था देश में, उसके बाद ब्रिटेन गवर्नमेंट ने क्या किया कि हमारी अंडरटेकिंग जितना भी 86 कंट्री है, तो उसमें दोबारा ऐसा कोई विद्रोह ना हो, जिसकी वजह से वहां की ट्रेडिशन कल्चर हमें समझना पड़ेगा, और ऐसा हम कोई हरकत ना करके बैठे जो उनको ठेस पहुंचे, फिर विद्रोह हो जाएगा। और इसीलिए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ वर्ल्ड का सिद्धांत लिया। उसी में हर एक देश के लिए एक एक मेंबर सेटअप किया गया। उसी मेंबर को फिर जवाबदारी दिया गया, भाई तुम उस देश के लिए एक फिर कमिटी बनाओ। जैसे हमारी इंडिया की इंचार्ज था सर इब्राहिम ग्रियासिन साहब, उन्होंने एक फिर कमिटी बनाया, जिस कमिटी का नाम दिया है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो उन्होंने जब पूरा इंडिया सर्वे करने के बाद उनका दिमाग में यह बात आया कि चारों तरफ ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया, लेकिन बीच में एक स्वतंत्र राष्ट्र कुचबिहार ये कैसे रह गया भाई। तो उनको बहुत कुछ डाउट हुआ, फिर उन्होंने कुचबिहार आया। कुचबिहार के महाराजा से पूछा, महाराजा साहब हम आपके एरिया का सर्वे तो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप तो ब्रिटेन का अंडर हो नहीं, तो आपको सर्वे नहीं कर सकते, लेकिन हम जो है देखभाल करके घूम के यहाँ के ट्रेडिशनल कल्चर को जो है नोट तो कर सकते हैं। बोले कीजिए। तो यहाँ पे उन लोगों ने ऐसा कुछ सर्वे करके देखा है कि उनका जो है दिमाग हिल गया। वो सारी कहानी बताने का टाइम नहीं है आपके पास, वो बहुत टाइम लगेगा। तो उन्होंने फिर ब्रिटेन में जाने के बाद बताइए थोड़ी, थोड़ी सी बताइए कैसे। विषयन की युग में ये बात कोई आसानी से मानेगा, विश्वास करेगा। जैसे हमारे यहाँ की 100 में से कम 15-20 आदमी ऐसा है जो तंत्र और मंत्र विद्या से निपुण है। अब रामायण और महाभारत की लड़ाई में देखे होंगे कि धनुष में बाण लेके फिर जो मंत्र पढ़ने के बाद जैसे दिव्यास्त्रों पाशुपत अस्त्रों इसका इस्तेमाल करता था। लेकिन हमारे यहाँ आदमियों को जो है धनुष का भी जरूरत नहीं है, ना ही तीर की जरूरत है, बाण की जरूरत है। वो तो ऐसे भी मुंह से भी शस्त्र को निकाल देता था। और यहाँ पे आदमी की चलना फिरना खाना पीना बिल्कुल हर एक रेस्ट्रिक्शन से होता था। जहां तहां पेशाब करना, जहां तहां हगना मूतना, ये पूरा बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन था। तो इस तरह की दुनिया भर के घटनाएं हुआ। फिर कुचबिहार के राजमहल में जाने के बाद बोला, महाराजा साहब आपका इतना हल्क 2-4 सोल्जर क्यों, आपका दुनिया भर के सोल्जर होना चाहिए। तो अब बोला भाई हमारे यहाँ ऐसा एक सिस्टम है कि जो हमारी यहाँ पे सेना कमी रहता है, जब जरूरत पड़ता है तो हम जो है डंका पीट देते हैं और जो है तुरंत हमारी सारे सैनिक जो तैयार हो जाता है और यहाँ की आम जनता लेके शस्त्र लेके तैयार हो जाता है। बोले वो कैसे? बोले यहाँ की जितना भी मर्द है ये सारे सैनिक है, जितना भी मर्द है वो सारे सैनिक है। लड़ाई आने पर ये सारे लड़ाई में जाएंगे, इसलिए जाएंगे क्योंकि इनका ये धर्म है, ये लोग क्षत्रिय है। अपना मिट्टी को बचाने के लिए ये हर हालत में सारे लड़ाई में कूद पड़ेंगे। और इसका रिकॉर्ड हम आपको दिखा सकते हैं, अभी भी दिखा सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट का पास हमने जानना चाहा कि हाँ, तो इसका जिक्र हम नहीं करेंगे। जो यहाँ ये कह रहे हैं आप नित्या जी कि आपके जितने भी पुरुष हैं वो सभी लड़ाके हैं और सभी युद्ध में लड़ सकते थे, मतलब जो भी था उनकी ट्रेनिंग बचपन से ही इस तरह की होती थी कि वो सारे लड़ाके होते थे। हाँ, जैसे हर एक सरपंच की अंदर एक एक आदमियों को महाराजा साहब 400-500 जमीन देता था और उसका काम वही था कि भाई तुम जो है सारे नौजवानों को शस्त्र विद्या में निपुण करो और जरूरत पड़ने पर सारे लड़ाई में कूद पड़ेंगे। यही रूल्स था पहले।
उसका एक जिक्र भी है सर, मैं आपको बता दे, तो महाराजा साहब के पास भी ये पेपर्स है, हमारी जो निर्मल दा है उनका पास भी ये पेपर्स है। बताइए। हाँ, एक हमने जब गवर्नमेंट का पास मांगा तो उस टाइम एस अहलुवालिया साहब दार्जिलिंग का पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, दार्जिलिंग लोकसभा, तो उन्होंने जो पेपर दिया उसमें भी इसका जिक्र है। हाँ, तो उसमें 55 लाख, उसमें 3 लाख था रिजर्व फोर्स जो परमानेंट रहता था, और 52 लाख जो था ये हमारी सारे लड़ाई करने वाले सारे हमारे समाज के लोग थे। 52 लाख तो सारे लड़ाई में कूद पड़ते थे। और हमें ये भी मालूम है कि इसी तरह लड़ाई में आपके साइड का भी नौजवान मरते मरते 12 साल तक आ गया था, ये भी हमें मालूम है आपका साइड की। मैं किसी विशेष गुजरात आंदोलन की बात नहीं करूंगा, वही रिवाज हमारी यहाँ पर भी था। तो इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारी सोल्जरों की हिसाब दिखाया वो 55 लाख की करीब, 55 लाख। आज की हिंदुस्तान में कितना सोल्जर है? आप अगर इस इंडिया की बात करो, रशिया की बात करो, दोनों देश इतना खास दोस्ती है, दोनों देश की जो फौज है दोनों मिला के भी जितना सोल्जर नहीं है, हमारी इतनी सी कुचबिहार स्टेट में ही उतना सोल्जर था। बिल्कुल। और ये हर पुरुष जब सोल्जर है तो वो तो होगा ही होगा। अकबरनामा जो ग्रंथ है, अकबरनामा ग्रंथ से गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट मिला है, और हमारी पास जो रिपोर्ट था उसको तो जला दिया गया। अच्छा, ये गवर्नमेंट ने दिया है हमें तो पास। अच्छा, तो हमारी जो यहाँ के जो सर्वे का रिपोर्ट तो नहीं, लेकिन फिर भी उन लोगों ने जो रिपोर्ट पेश किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में सभी देश का सर्वे रिपोर्ट देखने के बाद गिरिया सिंह साहब लास्ट में और हमारी बोला कि हमें और एक जगह का जो रिपोर्ट वो सर्वे नहीं है, वो जस्ट हम लोगों ने ऐसी रिपोर्ट लेके आया, उसका रिपोर्ट भी आप लोग देख लीजिए। फिर कुचबिहार का जो है, यहाँ का जो है ट्रेडिशनल कल्चर सब कुछ जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में उजागर किया, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में सारे ताज्जुब रह गया कि आज की दिन में जब दुनिया इतना एडवांस मतलब हो गया है, परमाणु बम बन चुका है, लेकिन फिर भी आज की दिन में कुचबिहार में ऐसा पावर है, ऐसा ताकत है, और उन लोगों की चाल चलन ऐसा है। फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट में कुचबिहार के लोगों को देवता की दर्जा दिया गया है कि आज की धरती में अभी भी देवता लोग जीवित है। फिर महारानी विक्टोरिया का पास जो ये मैसेज गया, फिर उन्होंने बोला चलो भाई अगर ऐसा है तो उनके महाराजा साहब को बुलाओ। फिर नृपेंद्र नारायण को तब तक बहुत सारा एक पीरियड भी पार हो चुका है, मतलब सिपाही विद्रोह से लेके वो लैंग्वेज की सर्वे पूरा एक टाइम भी बीत चुका है। फिर नृपेंद्र नारायण को बुलाया और उनको 36 तोपों की सलामी दिया, और सलामी देने का टाइम जो उनका सोल्जर था, सोल्जरों के बीच में महारानी विक्टोरिया खुद थी, जबकि महारानी विक्टोरिया या ब्रिटेन की कोई भी रानी गुलामों से कभी भी बात नहीं करता था, और वही विक्टोरिया 36 तोपों की सलामी दिया खुद प्रेजेंट रह के महाराजा नृपेंद्र नारायण को। और सलामी देने का बाद फिर नृपेंद्र नारायण से रिक्वेस्ट किया कि हमारी अंडरटेकिंग जितना भी देश है, ये जो 86 देश है, 86 देश जो हमारी अंडरटेकिंग है, इसमें हम लोग लॉर्ड का जो नियोग किया है, पूरे लॉर्ड को कंट्रोल करने का जिम्मेदारी आपको रहेगा, और इसलिए पूरा लॉर्ड लेके एक जो कमेटी बनाएंगे, इस कमेटी का नाम होगा ऑपवेल्स। फिर महाराजा नृपेंद्र नारायण को ऑपवेल्स की चेयरमैन बनाया गया। मतलब नृपेंद्र नारायण की प्लानिंग से, उसके बाद से पूरे जो पृथ्वी में उनका अंडरटेकिंग जितना भी देश था, पूरे देश शासित हुआ करता था। इंडिया में जो लॉर्ड आता था वो भी नृपेंद्र नारायण का ही अंडरटेकिंग होता था। अच्छा, ये तो गया। और उसके बाद फिर 31 तोपों की कहानी हम आपको
बता देते हैं। 1923 की 10 मार्च महाराजा जगदीपेंद्र नारायण को ब्रिटेन गवर्नमेंट की तरफ से WMR उपस्थित मतलब प्रेजेंट 31 तोपों की सलामी दिया गया था। उसका दादाजी को दिया 36 तोपों की सलामी और जगदीपेंद्र नारायण को दिया, आखिरी जो महाराजा था उनको दिया 31 तोपों की सलामी, 31 तोपों की सलामी। और ये दिया है। फिर एक पॉइंट में जाना पड़ेगा। जब इंडिया में आजादी की मांग उठने लगा तो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने भाप लिया है, भाई अभी तो आजादी आज नहीं तो काल, काल नहीं तो परसों, या तो फिर उसके बाद देना पड़ेगा। तो देंगे किसको देंगे? इतनी बड़ी देश को चलाने का काबिल आदमी तो कोई होगा तब तो उसको देंगे। जिनका पास आध्यात्मिक शक्ति हो, सामाजिक शक्ति हो, राजनैतिक शक्ति हो, ऐसे आदमी को देंगे तब जाके इतनी बड़ी देश को जो है वो शासन कर सकता है। तो पूरे देश में राजनीति या फिर सामाजिक ज्ञान लाभ करने वाला आदमी शायद बहुत ही मिल जाए, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति वाला आदमी तो आसानी से नहीं मिलेगा। तो फिर जगदीपेंद्र नारायण को भारत सम्राट की हैसियत से ब्रिटेन में 31 तोपों की सलामी दिया गया था। आने वाले भविष्य में उस देश को कभी हम आजादी अगर देंगे तो भारत की सम्राट बनेगा जगदीपेंद्र नारायण, कूचबिहार के महाराजा। और ये हवाई बात नहीं सर, ये पेपर्स वाली बात है। ये मैंने देखा है। महाराजा अनंत महाराजा ने मुझे दिखाया है ये डॉक्यूमेंट, मैंने देखे हैं बिल्कुल जी। अच्छा अभी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर लग गया उस टाइम जगदीपेंद्र नारायण के पास रिक्वेस्ट आया है कि हम तो हारने वाले हैं, तो आप हमें हेल्प कीजिए। हाँ 1939 में तो जगदीपेंद्र नारायण जी बोला है कि हमारी दादाजी ने आपको तो फ्री में हेल्प किया था, लेकिन हम आपको फ्री में हेल्प नहीं करेंगे। चारों तरफ आप लोगों ने जो इतना जो है गैदरिंग करके पूरे समझ लीजिए कि पूरा धरती को ही आपने कब्जा कर लिया, तो क्यों हेल्प करेंगे आपको? तो ब्रिटेन के महारानी बोला भाई हमने तो फिर भी आपकी देश या दुनिया की किसी जगह की लड़की औरत को उठाकर फौजियों को सेवा में नहीं लगाया, लेकिन ये जो हिटलर है ये तो क्रूरों का मतलब बिल्कुल क्रूर है। और तेजो जो है इन्होंने पूरा घोषित कर दिया भाई हमारी देश की फौज को हमारी देश की नारी जो है इनका सेवा करे, क्योंकि फौज इस लड़ाई में कब मरेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इनका देहा सुख जो शरीर का जो सुख है, किसी को शादी भी नहीं किया किसी ने, तो इनको शरीर का सुख मिला नहीं है, इसलिए सरकारी घोषणा के तहत भाई इनको जो शरीर का सुख दे दो, क्योंकि ये फौजी लोग आप ही लोगों के लिए मरने के लिए जा रहा है। तो अभी आपको भी मालूम है जापान में आज का दिन में भी 5 स्टार होटल 7 स्टार होटल में जो बहुत खूबसूरत लड़कियों को जो ट्रे बना के जो डिनर और लंच दिया जाता है जिसमें करोड़ों रुपया लेते हैं, आपको तो सब मालूम होगा। तो भला इस जर्मनी क्रूर हिटलर और तेजो जापान की तेजो ये लोग अगर लड़ाई में जीत जाते, मतलब यही बात बोले ये लोग अगर जीतेंगे तो हिंदुस्तान की लड़की औरतों का क्या हाल करेंगे, ये तो होगा ही होगा। हम आपको जो इतना इज्जत करते हैं, क्या जापान जर्मनी आपको इज्जत करेगा क्या? हम आपको गॉड या देवता की नजरिए से देखते हैं, तो क्या जापान बोलेगा महाराजा जगदीपेंद्र नारायण आप देवता जैसा आदमी हो तो आपको देवता जैसा हम सम्मान कर रहे हैं, ऐसा करेगा क्या? तो फिर भी जगदीपेंद्र नारायण बोला बहुत कुछ हो गया, हम एक मतलब हमारी कुछ शर्तें तो जरूर है। फिर भी बोला क्या है, पूरा धरती में आप जितने भी देश को कब्जा किए हो पूरा देश को आजादी देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी एक रिवाज है
माता चंडी की निर्देश है या कामाख्या मैया की निर्देश है, हम दूसरे की जमीन के ऊपर कब्जा नहीं करते। इसीलिए हम अगर इसमें हिस्सा लेंगे तो आप भी किसी का जमीन पर कब्जा नहीं कर सकते। फिर हम इस लड़ाई में जरूर कूदेंगे। फिर ब्रिटेन का महारानी ने वो वादा कर लिया और हमारी इसी देश की कुछ राजाओं को जो है कर से जो है मुक्त कर दिया, ये भी आपको मालूम होगा। और जिसकी वजह से फिर कुचबिहार के महाराजा की रिक्वेस्ट पर हमारी देश की 500 से अधिक जो देशी राजा है, चाहे वो राजस्थान को गुजरात का हो, आपको तो मालूम है कि हमारे यहाँ की जो है राजमाता गायत्री देवी का परिवार आपके पूरा देश की जितना भी राज फैमिली है सबका सारे रिश्तेदार लगते हैं, आपको तो मालूम ही है। चाहे वो कश्मीर के हरि सिंह हो और चाहे बड़ोदरा का राज परिवार हो और चाहे मध्य प्रदेश की राज परिवार हो, सभी के साथ हमारी रिश्ता लगता है, वो तो आपको मालूम ही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इनकी कहने पर हमारी देश के जितना भी राजा थे सारे राजा एग्री हुआ और ब्रिटेन का पक्ष लेके लड़ाई में कूद पड़ा है। फिर लड़ाई में हमारी सेना किया जो ये सबसे ज्यादा हमारी जो सेना ध्यान दिया है, जो बारूद के ऊपर ध्यान नहीं दिया, एक्सप्लोसिव के ऊपर ध्यान नहीं दिया, मासान रणनीति के ऊपर ध्यान दिया था, आध्यात्मिक शक्ति के ऊपर ध्यान ज्यादा दिया था और प्रकृति की शक्ति के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया था। तो मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग इस बात को सुनने के बाद हंसी भी उड़ा सकता है और मजाक भी कर सकता है, मजाक भी उड़ा सकता है हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उन लोगों को आज भी चैलेंज करके ये बोल रहा हूं, हमारी आखिरी शस्त्र हमारी प्रकृति है। अगर भारत गवर्नमेंट ने बात नहीं माना तो प्रकृति की खिलवाड़ करने पर हम मजबूर हो जाएंगे। अगर इस धरती में हम नहीं रहा, पूरे इस धरती में किसी को रहने भी नहीं देंगे। अगर इस धरती में हम नहीं रहा तो इस धरती में किसी चींटी को भी रहने नहीं देंगे। अभी भी उतना सामर्थ्य हमारी अंदर है। इसीलिए महाराजा साहब बोला, मैं जब उनका साथ मिला था, ये लड़ाई इतना आसानी से खत्म नहीं होगा, इसीलिए इस लड़ाई का साथ साथ साधना के ऊपर भी ध्यान दो। तो हमारे यहाँ के आदमी लाखों लाखों आदमी माता कामाख्या, मां भवानी और चंडी माता की साधना पर लगे हुए हैं। हमें मालूम था ये गवर्नमेंट क्या कर सकता है। हम भी मजबूर है, हम मजबूर है, हमारी आखिरी रास्ता होगा प्रकृति। भले ही इस बात को कोई माने या ना माने, लेकिन यही सच बात है। इसीलिए भारत सरकार ये ना समझे, बड़ी बात कही है। भारत सरकार इसीलिए ये ना समझे कि जो परसेंटेज बाहर के लोग बढ़ाते हमारी परसेंटेज कम करके हमें तबाह कर देगा, एग्रीमेंट को मांगने वाला कोई नहीं होगा। तो हम भी चाहते हैं ना, हम भी चाहते हैं ना, हम तो भारत सरकार से कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम लोग यही बोल रहे हैं, जो जुबानों से जो वादा हुआ था उसको निभाओ और जो पेपर्स में वादा हुआ था उसको निभाओ। हमने तो दो देश को जोड़ दिया, हमने तो दो देश को जोड़ दिया। जो वादा किया था आपने, पहले कांग्रेस ने वादा किया, फिर बीजेपी ने वादा किया, दोनों वादे को बताइए, दोनों के। नहीं सर, आप तो बोल रहे हो कि कांग्रेस ने वादा किया, बीजेपी वादा किया, ये तो आंदोलन की अंदर का बात है। लेकिन जब समझौता हुआ था, जब संधि हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था, मैं उस वादा की बात कर रहा हूं। हाँ, उससे भी बताइए आप थोड़ी सी। हाँ, तो अभी तो जापान और जर्मनी का इस लड़ाई में बहुत सारे बात आप भी सुन लिया, बहुत सारे नए दर्शक भी होंगे, सुनने वाले भी होंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं, मासान रणनीति के तहत दुश्मनों का फ्लाइट जो ऊपर उड़ता था वो मतलब ग्राउंड में नहीं आ पाता था, लैंडिंग हो नहीं पाता था, और जो लैंडिंग होता था वो फिर उड़ नहीं पाता था, और जितना भी दुश्मनों की खाना रहता था उसमें पजानेस हो जाता था, और जो कमान की गोला है ऐसे ही निकलता था, मतलब फायर करने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक फायर हो जाता था।
इसी तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर को हमने खत्म कर दिया। और ये कहानी ब्रिटेन के जितना महारानी है सबको पता था, क्योंकि ये इस शक्ति का हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हमने इस्तेमाल किया था। और इसीलिए ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ब्रिटेन के महारानी रिक्वेस्ट किया, भाई आपको तो हेल्प करना ही पड़ेगा, आपका सब बात हम मान लेंगे, कम से कम हमारी इज्जत तो बचेगा, और हम खुद अगर आजादी दे देंगे सबको, इज्जत भी हमारी रहेगा बरकरार। फिर क्या हुआ, ये लड़ाई जब समाप्त होने का टाइम हुआ है, उस टाइम फिर समझ लीजिए कि लड़ाई खत्म हो ही चुका है। उस टाइम फिर 1945 में, हाँ, अटलांटिक सागर में प्रिंसेस जहाज के अंदर ब्रिटेन का जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर था विंस्टन चर्चिल, उसका साथ महाराजा जगदीपेंद्र नारायण थे। फिर अमेरिका ने रिक्वेस्ट किया, भाई ये स्पिरिचुअल पावर वाला जो महाराजा है हम उनको देखना चाहते हैं, रूजवेल्ट ने। हाँ, तो मार्किन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने फिर जो है कुचबिहार के महाराजा जगदीपेंद्र नारायण को देखने के लिए आया था। जब देखने आया, तीनों मिलके वहां पे डिस्कस हुआ है, तो दोनों बोला, महाराज बोलिए आपका क्या अभी सुझाव है। महाराजा बोला है एक दूसरे का जमीन के ऊपर कब्जा नहीं करेगा, इसीलिए पूरा विश्व के लिए एक कानून बनाया जाए। और उसी दिन गठन हुआ है अटलांटिक चार्टर का या अटलांटिक सनद का, और उसी दिन से यह राष्ट्र संघ चल रहा है, जो आज की दिन में यूएनओ बोलते हैं या यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और उसमें इस तीनों देशों का जो हस्ताक्षर होने के बाद फिर 23 देश पे हस्ताक्षर किया, कुल मिला के 26 देश उसमें सिग्नेचर किया था, जिसमें भारत की पक्ष से भारत सम्राट सिग्नेचर किया था, भारत सम्राट जगदीपेंद्र नारायण भूप बहादुर राय। तो क्या, और इसका आगे बोलना नहीं चाहेंगे, इसका आगे क्यों, कारण क्या है, इसका बात करते हैं। क्या जगदीपेंद्र नारायण की कारनामा, हमारी इज्जत, हमारी ये पूरा कारनामा जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी को पता नहीं था? सब कुछ पता हो, क्या वो हमारी बारे में नहीं जानते थे? जानते थे, और जानते थे बोल के उनका दिमाग में यही था कि भाई जगदीपेंद्र नारायण को ना सम्राट मानना है। ब्रिटेन से प्रस्ताव आया, उन्होंने बोला आपका उपनिवेशिक शासन खत्म हो रहा है, तो फिर आप लोग दूसरा एक उपनिवेशिक शासन ला रहे हो। बोले कौन सा दूसरा? बोले कोचबिहार तो कभी भी सत्य तीर्था दापुर कभी भी हमारे देश का साथ मिला हुआ नहीं था, मिथिला भी अयोध्या का अंडर नहीं था, मिथिला भी जो अयोध्या का अंडर नहीं था, और इंद्रपुरी भी इस भारत का अंडर नहीं था सत्ययुग में। दापुर युग में प्राग ज्योतिषपुर भी हस्तिनापुर के अंडर नहीं था। अभी नवाब की पीरियड में कुचबिहार हमारी दिल्ली का अंडर नहीं था। तो भाई उनका शासन हम क्यों ले? फिर बोला अगर वो लोग भारत का साथ उनको अगर मार्च हम करा सकते हैं तो। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर ब्रिटेन का महारानी का प्रस्ताव में जगदीपेंद्र नारायण ने राजी हुआ, और जो है 1947 के 9 अगस्त भारत के जो लॉर्ड माउंटबेटन था उनका साथ महाराजा का संधि हुआ, और इस संधि में साफ साफ ये लिखा है हमारी जमीन अगर भारत सरकार को कभी जरूरत पड़ता है तो यहाँ की जो नेटिव जो लीडर होगा या फिर महाराजा जो भी कोई होगा उनका साथ डिस्कस करने का बाद, अगर जैसे कुचबिहार में विधानसभा भवन बन रहा है तो उसके लिए जमीन चाहिए, तो गवर्नमेंट सीधा नहीं ले सकता है। और बाकी रहा आम जनता का जमीन, आम जनता का जमीन का तो बात छोड़ ही दीजिए आप, गवर्नमेंट यहाँ पे जो मिट्टी में हाथ नहीं लगा सकता है। लेकिन आजकल तो ऐसा हो गया कि यहाँ के जमीन सारे खरीद करके लिया, लूट लिया, कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि कुचबिहार का जो 1300 एकड़ जो जमीन है पूरा जो है
अनुप्रवेशकारी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। आप कुचबिहार में आके देख लेना एक बार, प्लान 1 प्लान 2 ऐसे करके प्लान 9 तक, जबकि हमारे यहाँ के जो नेटिव लोग है, ये लोग कुचबिहार का सागर दिघी, मदनबाड़ी दिघी में जाके वहां का जो पानी होता है, जो जल होता है, उसमें पैर तक नहीं धोता है, और ये लोग तो नांगा नाच करता है उस तालाब में। पूरा जमीन को कब्जा कर लिया इंदिरा गांधी, ज्योति बसु मिलके, पूरा शहर के शहर उनका हाथ में उठा दिया, दे दिया उनको जमीन। किसने लिया है ये जमीन? सारे बाहरों को दे दिया। आप रोहिंग्या मुसलमान बोलो या रोहिंग्या हिंदू बोलो, जो भी कुछ है, सारे बाहरी आदमियों का हाथ में है। जिस तरह से हर एक दफ्तर में A to Z कुर्सी में खाई चाय पिलाने वाला और पानी पिलाने वाला जो कुर्सी है, उसको छोड़ के A to Z दफ्तर में हमारी आदमी मतलब वही बाहरी लोग मिलेंगे। अब कांग्रेस का, सीपीएम का, आरएसपी, फ्रंट ब्लॉक का, तृणमूल का तो बात छोड़ ही दीजिए, बीजेपी जो पार्टी है पश्चिम बंगाल में, इसमें तो सारे बाहरी लोग हैं। जो लोग इलेक्शन में हारे हुए, जीते हुए, जो टिकट मिला है, जो 100 में से 95% तो बाहर के लोग हैं। आप तृणमूल की बात छोड़ दीजिए, कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए, आरएसपी या फ्रंट ब्लॉक की, कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए। बीजेपी क्या सुधारेगा? बीजेपी के पार्टी के अंदर जितना भी आदमी है, सारे बाहर के लोग हैं। क्या वही बीजेपी आपके बोलने पर वो लोग आपका बात मानेगा, समझेगा बात? और जो लोग खुद बोल रहे हैं कि ये तो वोट लेने के लिए एक जुमला था, ऐसा आदमी हमारी बात सुनेगा, समझेगा? और इसीलिए मैं बोल रहा हूं साहब, हमारी हिस्ट्री आजकल कोई नहीं जानता है। हम तो आजकल काबली वाला जैसे हो गए, मजदूरी कर रहे हैं। आपकी वहां जाके जो है राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, पत्थर ढो रहे हैं, चाय बेच रहे हैं। ऐसा एक जमाना था, हमें कोई हमारा परिचय पूछने से कतराते थे, डरते थे। पूरे देश को चलाने वाला हमें गॉड मानता था, भगवान मानता था। आज वही लोगों को बर्बाद करने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया। क्या गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू को ये सारे बात मालूम था, और इसीलिए लास्ट तक जगदेवेंद्र नारायण को सम्राट माना नहीं, और एक प्री प्लानिंग की तहत कि भाई ये लोग अगर दिल्ली की मसनद में आएगा तो इनको देश के राज चलाने का इतना काबिलियत है कि इनका सामने कोई टिक नहीं पाएगा। इसीलिए इनको जो है एक आदमी को बर्बाद करने का जितना भी सिस्टम है, सारे सिस्टम का इस्तेमाल करो और इस समाज को बिल्कुल मिट्टी में मिला दो, ताकि इन लोग अपना पूर्वजों को भी भूल जाए। आपको यही लगता है कि ये नेहरू के वक्त से ही शुरू हो गया था आपके प्रति, कि वो नहीं चाहते थे? एकदम बिल्कुल 100%। नेहरू नहीं, इसमें महात्मा गांधी भी शामिल था। दुनिया महात्मा गांधी को बाबूजी बोलते हैं, मैं पूछता हूं उनको, जो लोग महात्मा गांधी को बाबूजी बोलते हैं, मैं उनको पूछता हूं, महात्मा गांधी रामायण और महाभारत पढ़ते थे, गीता भी पढ़ते थे, उसके बाद डिसीजन लेते थे। तो गीता पढ़ने वालों को ये ऐसा दिमाग है क्या कि ब्रह्मा की वंशज को और महेश्वर की वंशज को शासन कार्यों में उनको जिम्मेदारी दिया जाए और क्षत्रियों को हटा दिया जाए? यहां तक कि जिसका हाथों में भारत के जो है जिम्मेदारी देना चाहता था ब्रिटेन, उसको तबाह कर दो, उसके वंश को भी तबाह कर दो। क्या महात्मा गांधी गीता पढ़ने वाले थे तो उनका समाज में ये नहीं आ रहा था कि सत्य युग में महिषासुर का क्या हुआ, हाल हुआ, उसका बेटा क्या राजा हुआ था? सत्य युग में हिरण्यकशिपु जो राजा हुआ था, उसका परिणाम क्या हुआ था? सत्य युग में हिरण्यकशिपु राजा हुआ था, उसका परिणाम क्या हुआ था? त्रेता युग में रावण कौन था? रावण राजा हुआ था, उसका परिणाम क्या हुआ था? द्वापर युग में व्यासदेव
व्यासदेव पुत्रो धृतराष्ट्र राजा हुआ था, उसका परिणाम क्या हुआ था? किस किस की लड़का ने राजा हुआ था? तो महात्मा गांधी को यह मालूम नहीं था कि अभी अगर ऐसा हाइब्रिड और क्रॉस ब्रिड आइडियोलॉजी देश में लाएंगे तो फुल एक जनरेशन का बाद ये देश विनाश हो जाएगा। खाली इंडिया क्यों सर? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नारायण की वंशज पूरा धरती में कहीं पर भी सत्ता या पावर में नहीं है। इसीलिए इस विनाश को कौन रोकेगा? कौन माइकल लाल रोकेगा? और बाकी रहा जलवायु परिवर्तन लेके बहुत सारे बात। मैं प्रधानमंत्री को 15 साल में 2015 में आगाह किया था पार्लियामेंट स्ट्रीट में कि आप जो 3 बार फ्रांस में जो डिस्कशन करके आए हो, इमिग्रेशन, जलवायु परिवर्तन और टेररिज्म, जलवायु परिवर्तन लेके आप जो बात कर रहे हो, जलवायु परिवर्तन, इस बारे में आपको सोचना भी बेकार है। जलवायु क्या है? प्रकृति तो है, जलवायु प्रकृति नहीं है सर। बिल्कुल, जलवायु प्रकृति नहीं है क्या? बिल्कुल। हाँ, अगर पूरी धरती के अंदर प्रकृति को कोई अगर कंट्रोल कर सकता है, प्रकृति को कोई अगर उसका जो बेनिफिट उठाना चाहता है तो उसको कुछ ईयर आना ही पड़ेगा। अभी भी मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूं, प्रकृति का अगर फायदा उठाना है, माता चंडी की अगर फायदा उठाना है तो कुछ भी यार आपको आना ही पड़ेगा। इसीलिए जलवायु लेके धरती में जो भी कितनी भी मिनिस्टर हो, जो भी डिस्कशन करे, उसका कोई मूल्य नहीं है, वो मूल्यहीन है। प्रकृति के बारे में हम तो 100% चैलेंज करके बोल सकते हैं, वो कितनी भी मीटिंग करे वो मूल्यहीन है। आपको अगर इसका विश्वास थोड़ा सा चाहिए तो मैं आपको बता देता हूं। सर्दी की मौसम आने को जा रहा है जी, सर्दी की मौसम आने को जा रहा है। सर्दी की मौसम में दिल्ली में पोल्यूशन कितना % होता है? हालत खराब होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। अच्छा, तो उस टाइम पार्लियामेंट का अधिवेशन भी चलता है, शीतकालीन सत्र चलता है। चलता है। तो उस टाइम उस पोल्यूशन को कम करने के लिए, इस बार भी तो कम हुआ है, मुझे मालूम है, मैं उस टाइम दिल्ली में गया था। जब कुचबिहार के कोई प्रतिनिधि उस टाइम दिल्ली में कदम रखेगा तो आप देख लेना उससे 5-6 घंटा पहले बारिश होना ही होना है। ओहो, आप इस बात को नोट करके रख लीजिए। ऐसा कैसे होता है? आपका राजस्थान, अगर हमारी प्रतिनिधि आपका राजस्थान में भी जाएगा तो वहां पे टेम्परेचर 2-4 डिग्री तो कम होना और हवा भी बहने लगेगा। आप नोट कर लीजिए, हमारी बात अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आ रहा है शीतकालीन सत्र, आ रहा है, कह रहे हैं आप, ये तो शीतकालीन सत्र आ रहा है। तो आप इस बात को नोट करके रख लीजिए। और कुचबिहार का प्रतिनिधि, चाहे महाराजा जाए या महाराज की भेजा हुआ कोई प्रतिनिधि जाए, जो वास्तव में क्षत्रिय धर्म की कर्म कर रहा है, ऐसा कोई भी प्रतिनिधि जाए तो वहां पे कदम रखने से पहले 5-6 घंटा पहले इतना सा ही बारिश होगा कि पोल्यूशन कम करने के लिए जितना काम में आए। देखिए, ये आप बहुत ऐसी कुछ चीजें बता रहे हैं जो हमारे सिर्फ शास्त्रों में ही दिखाई देती हैं, लेकिन आप उसको हकीकत में बता रहे हैं सिर्फ। तो मैं बोल रहा हूं, ऐसा आदमी इसी देश में जन्म लिया है और उस आदमी का बारे में सबको पता है, लेकिन अपना क्या है? दुर्योधन को भी तो गुरूर था क्या नहीं? किशन के पास पावर था, उसे मालूम नहीं था? शकुनी को भी मालूम था, किसको मालूम नहीं था? सबको मालूम था। फिर भी मैं युवराज हूं, मैं क्या हूं? मैं युवराज हूं, मैं जो बोलूंगा वही होगा। तो बात ऐसा है, इनका दिमाग में यही फतूर भरा हुआ है। तो जो आदमी के हाथ की मुट्ठी में प्रकृति चलता हो, उस आदमी भला क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है? जो आदमी प्रकृति को इस्तेमाल करना जानता हो, उस आदमी से पंगा लेना चाहता है भारत सरकार। हम तो सीधा तरीके से बोल रहे हैं, हमने बोला ना
अगर इस धरती में हमें रहने का अगर लायक पोजीशन नहीं छोड़ा गया तो हम इस धरती में इस चींटी को भी नहीं रखेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और आपने इस तरह की, देखिए हमने यहाँ सुना है कि बंगाल में कुछ जादू टोना होता था, हमारे परिवारों में बताया जाता जादू नहीं है, बंगाल में कोई जादू नहीं है, बंगाल में ये जादू वाला काम नहीं। सुनिए 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 सर, सुनिए। हाँ। आप तो राणा हो ना, आप तो राणा हो, तो फिर सुनिए। कोई क्षत्रिय पैदा ऐसी है, अगर 100% क्षत्रिय खून में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, वो अगर क्षत्रिय धर्म निभा रहा है, क्षत्रिय कर्म में लगा हुआ है, वो भी बिना शर्त, बिना शर्त मतलब अपना फायदों की सोच बात में धरती की फायदा पहले देखते हैं। ये धरती को बचाने के लिए सोचते हैं तो उसके बाद ऑटोमेटिकली पावर आ जाएगा। ये कोई जादू टूना वाला बात है ही नहीं। और बाकी मासान रणनीति जो है, ये भी एक साधना की फल है। तंत्र मंत्र तो एक अलग चीज है। कोई भी क्षत्रिय होगा, अगर वो वास्तव में अगर क्षत्रिय धर्म निभा रहा है, माता कामाख्या की ज्ञान है, तो उसका पावर ऑटोमेटिकली पावर चला जाएगा। वो जहां कदम रखेगा बारिश जरूर होगा। इसका एक सिंपल मैं उदाहरण देते हूं। राजा जनक के राज में 14 साल बारिश नहीं हुआ था। बिल्कुल अनडिसिप्लिन बारिश होता था, मतलब धान काटाई की टाइम में बारिश, रोपाई की टाइम में पानी नहीं। और उसके बाद जो है सीता का जन्म हुआ था, यही कहानी है ना। क्योंकि राजा जनक जो है सिंहासन को छोड़ के, ताज को छोड़ के वो ऋषि बनने चला गया था जंगलों में। तो ऋषि का साधना भी सक्सेस हुआ। जब वापस आया तो बहुत सारे जो है लोग उस रात से भाग चुका था। तो फिर माता की पूजा में बैठ गया ऋषि जनक। उस टाइम राजगद्दी छोड़ दिया था ना, माता की पूजा में बैठ गया। तो माता ने आकाशवाणी करके बोल दिया, बेटा तुम अपना धर्म को त्याग दिया था, तुम्हें ऋषि बनने की क्या आवश्यकता था, और तुम अपना धर्म और कर्म को छोड़ दिया, जिसकी वजह से मैं तुम्हारी हेल्प कर नहीं पाया। बोले माता अभी मार्ग क्या है, रास्ता क्या है? बोले रास्ता अब यही है कि तुम अपना खोज जो है काल मेरा पूजा करके जो है हाल लेके जो है तुम जो है हाल का शुरुआत करो। फिर हाल का शुरुआत किया, 2.5 बार जब घूम लिया, उसके बाद बारिश हुआ। और उसी बारिश के चलते हुए पानी का जो प्रेशर होता है, उसी में जो अंडा निकला था, उसी में सीता का जन्म हुआ। तो उसी तरह से तो बात ऐसा है। लेकिन दुनिया मुझे पागल भी बोल सकता है, तो मुझे कुछ नहीं जाता है। दुनिया मुझे पागल भी बोल सकता है, मेरा मजाक भी उड़ा सकता है, उसे तो इसका कुछ ज्ञान है ही नहीं। वो तो भाई अणु परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु बम, न्यूट्रॉन परमाणु बम, इसके पीछे भाग रहा है, पनडुब्बी के पीछे भाग रहा है, F-35, F-22 रैप्टर इसके पीछे भाग रहा है। तो उसे भला ये शक्ति की क्या अंदाजा होगा? जो महसूस किया उसे तो मालूम है। ये जो बताइए, जो ये साधना है इसको, और जो ये विद्या है प्रकृति के साथ जुड़ने की, इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं इस बारे में साधना एक अलग चीज है, ये ऐसे नहीं कि आगे बढ़ाने के लिए मैं इस बारे में चर्चा, तो आप जब कुछ भी में आओगे तो उसके बाद मतलब उस बारे में तो चर्चा होगा। अभी तो हम उस बात पे ही जाएंगे। इसीलिए जब हमारी बोलबाला पूरी दुनिया में चलता था, दुनिया हमें इज्जत करता था, तो इसीलिए भाई हमें दिल्ली या दिल्ली की अगल बगल या किसी भी जगह पे बैठने का ही मौका ना मिले, हमें बर्बाद कर दिया जाए। ये महात्मा गांधी की पीरियड से प्लानिंग चल रहा था। महात्मा गांधी तो स्टेप नहीं लिया, महात्मा गांधी एक्शन नहीं लिया, लेकिन एक्शन जवाहरलाल नेहरू लिया है। और तब से
हमारे यहाँ पैसा देके गुरु भेजता था, गुरु भेजता था। हमारे अच्छा। यहाँ आदमियों को धर्म की नाम पर पैरालाइज बना दिया जाए। बाहर से गुरु आता था, हमारे यहाँ के लोगों को क्षत्रिय धर्म से कन्वर्ट करके यहाँ पे जो हाँ प्रभु कृष्ण कृष्ण मतलब अर्जुन की मार्ग से हटा के उसको सुदामा की मार्ग में लाओ। सर आप हमारी बात समझे क्या? ये थी सबसे बड़ी साजिश। ये इसी को ही इसी के जरिए उन्होंने बर्बाद किया कि अगर इनको पथ से हटा दिया तभी हम यहाँ शासन कर पाएंगे, हमारी पीढ़ियां यहाँ शासन कर पाएंगी। और अगर इनको हमने हटा दिया और इनको बता दिया कि ये सब कुछ नहीं होता है तभी हम, और उनका शासन चल रहा है, वो कामयाब होते दिख रहे हैं साहब, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अच्छा, तो हमारे यहाँ ऐसा भी किया है कि गुरु भेजता था और हमारे यहाँ को लोगों को जो अर्जुन वाला सोच था, भीम वाला सोच था। देखिए सर, चिलाराय की पीरियड में शंकराचार्यों ने हमारे यहाँ पे वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए आया था। ठीक है। तो चिलाराय नरनारायण महाराजा था, चिलाराय प्रधानमंत्री थे और सेनापति भी थे, दोनों पद में थे। तो चिलाराय बोला कि हमारी राज में जब हम खुद विष्णु के वंशज है, नारायण की वंशज है, तो हमें विष्णु जी का पाठ मत पढ़ाइए। और क्षत्रिय धर्म क्या कहता है हमें मालूम है। और इसीलिए हमारी राज्य में ऐसा किसी आदमी को भड़काना नहीं कि वो अर्जुन का गांडीव छोड़ के जो है सीधा सुदामा का भिक्षांदेही का जो झोला कांधे में ले ले। अगर ऐसा सोच तुम्हारी है तो तुम हमारी राज से बाहर जा सकते हो। और उसको ये बोला, वो हमारी भाषा में वो मतलब उनको बोला गया था और उनका किताब में भी लिखा है, शायद आप नहीं समझोगे फिर भी मैं बोल रहा हूं। छीरे चैतन्यर फोटा, छीरे चैतन्यर फोटा, हाथी मारो गोठा गोठा, बाप मारो लाफे तोड़वाल काफे। और एक बार बोल रहा हूं, छीरे चैतन्यर फोटा, हाथी मारो गोटा गोटा, बाघ मारो लाफे तोड़वाल काफे। यही हमारी धर्म है। फिर शंकराचार्यों ने यहां से चला गया था। तो उस टाइम जो है बच्चा पैदा होते ही उसे क्षत्रिय धर्म की मार्ग पर चलना सिखाता था। लेकिन ये कहां से गुरु लोगों को भेज दिया, ये लोग यहाँ पे आके तंत्र मतलब ये मंत्र देके इनको अपाइज बन रहा है। मतलब ब्रेड में डाल दिया कुछ दूसरा चीज। अभी ये लोग बहुत सारे लोग सुदामा की मार्ग पर चल रहे, जबकि सुदामा की रणभूमि में कोई काम था भी नहीं और सुदामा रणभूमि में आया भी नहीं था। जबकि किशन जी के मित्रों सुदामा भी थे और अर्जुन भी थे, तो सुदामा तो नहीं आए थे रणभूमि में, उसका कोई काम भी नहीं था। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को सुदामा की मार्ग पर भी चलाना शुरू कर दिया उन लोगों ने। इसीलिए मैं कल बोला था कि धर्मनीति के आधार पर भी हमारे लोगों को बर्बाद करना शुरू कर दिया था। अभी साहब सुनिए, जब होम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, अगर ये बात गवर्नमेंट तक पहुंच रहा है तो आडवाणी जी को भी मालूम है। आडवाणी जी कलकत्ता गवर्नमेंट को, कलकत्ता को लिखा है, जो उत्तर पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार में जो राजवंशी समुदाय के क्षत्रिय लोग जो है उनका हाल फिलहाल क्या है, उन लोगों का बारे में हमारी गवर्नमेंट को रिपोर्ट दीजिए। 24 घंटा के अंदर कलकत्ता के आलिमुद्दीन स्ट्रीट में आरएसपी, फ्रॉड ब्लॉक और सीपीएम का मीटिंग हुआ। उसमें प्रकाश कारात की जो पार्टी है वो भी प्रेजेंट थे। उसमें उस टाइम सीपीएम पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, प्रदेश जनरल सेक्रेटरी अनिल विश्वास, उसने प्रस्ताव उठाया और उसने बोला हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इस देश की प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का और कोई काम नहीं है क्या? एक जाति को लेके ये लोग सोच रहा है, जबकि इससे पहले वाला गवर्नमेंट इनके लिए हमें कोई दूसरा गाइडलाइन देता था।
और ये गवर्नमेंट कुछ दूसरा ही गाइडलाइन दे रहा है। सुनिए सर, क्या पूछा था आडवाणी जी ने? आडवाणी जी ने क्या पूछा था? आडवाणी जी ने पूछा है कि वहां का राजवंशियों का जो क्षत्रिय लोग है, राजवंशी लोग है, या वहां के जो भी नेटिव लोग है, उनका हालचाल क्या है, उनका क्या दुर्दशा हो रहा है। हमें न्यूज दे रहा है कि उनका बहुत दुर्दशा है अटल बिहारी वाजपेयी की पीरियड में। तो जो हाँ, मतलब इस देश के अंदर जितने भी होम मिनिस्टर बना है, प्राइम मिनिस्टर बना है, कोई अगर हमारे लिए थोड़ा सा भी खबर रखा है, खोज खबर लिया है, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी और एल के आडवाणी लिया है। और जिसकी मतलब जिस बातों के ऊपर विश्वास या भरोसा करके बाद में फिर हमने बीजेपी को सपोर्ट भी किया था। तो गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी की चिट्ठी जब कलकत्ता में मिला तो वहां पे सीपीएम, सीपीआई, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक सारे आलिमुद्दीन स्ट्रीट में मीटिंग किया था और वही बात बोला था। इससे पहले वाला गवर्नमेंट राजवंशियों के लिए एक अलग सा गाइडलाइन देता था और ये गवर्नमेंट कुछ दूसरा ही गाइडलाइन दे रहा है। तो फिर क्या गाइडलाइन हो सकता है अलग अलग? लालकृष्ण आडवाणी हमारी जो हालात खराब है उसके बारे में जानकारी लेना चाहता था। तो इससे पहले जो गवर्नमेंट था, कांग्रेस पीरियड की गवर्नमेंट था, वो हमें बर्बाद करने का मैसेज देता था उनको। बिल्कुल अलग हुआ क्या? नहीं सर, दोनों अगर एक ही मैसेज देता तो फिर ये बात क्यों उठता? और किसी न किसी तरह से उस मीटिंग में हमारी कोई बंदा था जो उनका पार्टी में शामिल था। वो हमारी आंदोलन में तो शामिल नहीं था, लेकिन उनका ही पार्टी करता था। लेकिन वो फिर वहां से निकलने के बाद बोला, अरे बाप रे, ये तो बहुत डेंजरस प्लानिंग लिया। अभी साहब सुनिए प्लानिंग क्या है। प्लानिंग ये था कि जरूरत पड़े तो पार्टी के पैसों से राजवंशियों को दारू पिलाओ। जरूरत पड़े उनका बेटी के साथ लव मैरिज करो, जरूरत पड़े तो उनका लड़का के साथ लव मैरिज करो। अगर इसमें भी काम नहीं बनता है तो पार्टी का जो है हरमात बाहिनी है उसके ऊपर चढ़ाई करा दो। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलते रहिए, आपकी आवाज आ रही है। तो इनका अगर खून गंदा होगा तो क्षत्रियों वाला पावर भी इनके पास नहीं रहेगा, क्षत्रियों वाला पावर। ये थी असली साजिश जी। इनको जो है गांजा पिलाओ, दारू पिलाओ, इनका बहू बेटी का खून गंदा करो, इनका लड़का का खून गंदा करो, इनका वंश में क्षत्रिय तेज का खत्म कर दो। तो फिर हमारी पास जब ये रिपोर्ट आया है तो उस टाइम फिर हमने क्या किया, देखिए अगर इस बात को हम गवर्नमेंट का सामने रखेंगे भी, दिल्ली गवर्नमेंट का सामने, तो क्या इतना आसानी से कोई एक्शन ले सकता है? और हर एक बातों का प्रूफ थोड़ी ना रहता है कि गवर्नमेंट को हम प्रूफ दिखाएंगे। वो भी किसी तरह से हमारी कोई आदमी सीपीएम पार्टी करता था और ये बात सुन के वो भी चक गया। फिर उसने बोला भाई अभी तो ये लोग, मैं जिस पार्टी करता हूं वही लोग तो हम लोगों को ही खत्म कर देगा। खैर हमारी पास उतना ज्यादा टाइम नहीं था कि हम गवर्नमेंट को बताएंगे, लेकिन पूरा सीपीएम, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक का जितना लीडर था सबका दिमाग में तो ये बात घुस गया था। लेकिन हम मजबूरन क्या किया, माता के सामने ये कंप्लेन को रख दिया। भारत सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने नहीं, माता के सामने, माता मतलब चंडी माता के सामने कंप्लेन रख दिया। और 15 दिन के अंदर माता ने ऐसा कृपा किया कि अनिल विश्वास जो है कि आडवाणी जी ने जब वहां बोला कि भाई इन राजवंशियों के लिए आप बताइए कि क्या आपको चाहिए, तो राजवंशियों ने किस तरह से, वहां पहली बार कोई ऐसा गृह मंत्री आया जिसने सुनी। और वो क्यों सुनी, शायद उनको पता होगा कुछ ऐसा, या उनको एहसास होगा कि ये कम्युनिटी क्या है।
एहसास तो पुराने वालों को भी था, तो वो तो साजिश रच रहे थे कि भाई ना। ये अगर आ गए और पता चल गया तो इनकी जो पीढ़ियां हैं, मुझे ऐसा लगता है निताई जी कि वो बहुत ज्यादा कामयाब भी हो गए हैं इन सारी चीजों में। तो आज जो हमारे साथ जुड़े अभी सारे दर्शक और हम कुछ लोग और भी हमारे साथ जुड़ने वाले थे, वो भी नहीं जुड़ पाए, उनसे भी बात नहीं हो पाई क्योंकि निताई जी की इतनी शानदार बातें रही जिनको सुनते रहने का ही मन कर रहा था। मेरा तो यही रहा, लेकिन आपका भी क्या रहा तो आप भी बताइए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। निताई जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय शिव चंडी, जय माँ भवानी।